हेलो 42, अभिवादन आप सभी का एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। दिल्ली, ढाका, कराची, शहर कोई भी हो, हवा दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है और ऐसे में बच्चों, बूढ़ों के साथ साथ युवा भी सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। बढ़ते पोल्यूशन में कैसा है हमारे शहर का हाल? क्या कोई उपाय है कि हम इस बुरी हवा को हरा सकें? और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे पोल्यूशन का क्या है सोल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदूषित हवा और पीएम स्तर क्या होता है, कैसे करें घर के पोल्यूशन की पहचान और उसे दूर करने के उपाय, एयर प्यूरिफायर कितना है मददगार, आउटडोर एयर पोल्यूशन से कैसे बचें, स्मॉग, फॉग और स्मोक क्या होते हैं और इनसे बचे कैसे, प्रदूषण से बचाने वाली कुछ आदतें, पोल्यूशन के प्रभाव के लक्षण, कौन सा मास्क आपको खरीदना चाहिए प्रदूषण से बचने के लिए, यही है वीडियो के पहले भाग का विषय। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या होती है प्रदूषित हवा। प्रदूषित हवा की वजह से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए सबसे जरूरी है समस्या को समझना और उसके हिसाब से एक्शन लेना। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या है जो हमारे आसपास की हवा को खराब कर रहा है। और हवा को खराब करने वाले प्रमुख कारक हैं गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल सेटअप, कूड़ा करकट और फसलों को जलाना, बढ़ते शहरों में होने वाले लगातार कंस्ट्रक्शन हमारी हवा को खराब करने के प्रमुख कारक हैं। और अब बात पीएम स्तर की। दरअसल हवा में मौजूद 8 चीजें परेशानी का सबब बन रही हैं। पीएम 10 का मतलब होता है पार्टिकल मैटर। इनमें शामिल है हवा में मौजूद धूल, धुआं, नमी, गंदगी आदि जैसे 10 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल। इनसे होने वाला नुकसान ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होता। और पीएम 2.5 का मतलब होता है कि 2.5 माइक्रोमीटर तक के ये पार्टिकल साइज में बड़े होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। और अब बात ऐसी गैसों की जो हमें काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। उनमें शामिल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह वाहनों के धुएं में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से निकलकर फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों से निकलकर फेफड़ों को घातक नुकसान पहुंचाती है। ओजोन दमे के मरीज और बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अमोनिया फेफड़ों और पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरनाक है। इसके अलावा लेड जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं अथवा मेटल इंडस्ट्री से भी निकलकर लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इन सब को औसत 24 घंटे तक नापने के बाद एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। यह हमारे आसपास की हवा को नापने के लिए सरकार ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम का मानक तय किया है और इसके तहत हवा को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। और अच्छे का पैमाना है 0 to 50। संतोषजनक हवा तब है जब पीएम स्तर 50 to 100 हो। हल्की प्रदूषित हवा तब मानी जाती है जब पीएम स्तर 101 to 200 हो। फेफड़ों, दमा और हार्ट पेशेंट के लिए खतरनाक और बुरी तरह से प्रदूषित हवा का स्तर होता है 201 to 300। बीमार लोगों और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसी बुरी हवा का स्तर होता है 301 to 400। आम लोगों को सांस लेने की बीमारी की शिकायत हो सकती है, यानी घातक रूप से प्रदूषित हवा का स्तर है 401 to 500। हेल्दी और बीमार दोनों तरह के लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है जब हवा में पीएम स्तर 501 से ज्यादा हो। ऐसा नहीं है कि हवा से होने वाली परेशानी घर के बाहर ही परेशानी का सबब बन रही है। एयर पोल्यूशन इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आपको अपना शिकार बना रहे हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन घर के भीतर होने वाले एयर पोल्यूशन की मुख्य वजहें हैं घर के आसपास होने वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आसपास के कारखाने और खाना बनाने वाले ईंधन जैसे गैस, लकड़ी जलाने वाला चूल्हा इत्यादि। और अब बात करते हैं कि कैसे करें आप घर के पोल्यूशन की पहचान। किचन में लगे वेंटिलेशन फैन को आपको देखना चाहिए। अगर उस पर ज्यादा कालिख जम रही है तो जान जाएं कि किचन में हवा नुकसानदायक स्तर तक बढ़ चुकी है। इसके अतिरिक्त एसी का फिल्टर और पीछे की तरफ की वेंट में अगर ज्यादा धूल या कालिख जमा हो रही है तो यह इस बात की ओर इशारा है कि घर बुरी हवा के निशाने पर है।
बिजी हाईवे या सड़कों के किनारे बने मकान, कारखानों के बीच बने मकानों में स्वाभाविक तरीके से धूल और मिट्टी के साथ कार्बन पार्टिकल पहुंच जाते हैं। और अब बात घरेलू प्रदूषण दूर करने के उपाय। घरेलू प्रदूषण दूर करने के लिए आप किचन में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगवाइए, किचन में बेहतर वेंटिलेशन रखिए, घर के आसपास बिजी रोड या कारखाने हो तो खिड़की दरवाजों को हैवी ट्रैफिक के वक्त बंद रखें। इससे भले ही पूरा बचाव ना हो, लेकिन धूल मिट्टी कम से कम घर में घुसेगी। और अब बात एयर प्यूरिफायर कितना हो सकता है आपके लिए मददगार। कंपनियों ने दावा किया कि घर के भीतर की हवा को साफ रखने के लिए इसका सहारा लिया जा सकता है। फिलहाल इस बात की कोई इंडिपेंडेंट स्टडी सामने नहीं आई है कि इसके इस्तेमाल से इंडोर एयर पोल्यूशन में कितनी राहत मिलती है। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है इससे हालात बदतर होने से तो बच जाते हैं, लेकिन घातक हालात में यह कारगर नहीं होता। इससे जरूर दमे या एलर्जी के पेशेंट को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन आम लोगों की सेहत पर यह भारी फायदा नहीं कर पाता। ऐसा बहुत बार देखने में आया है। और कई स्टडीज यह भी दावा करती हैं कि एयर प्यूरिफायर भले ही हवा की सफाई करता हो, लेकिन यह डिवाइसेस खुद ही ओजोन और निगेटिव आयन वातावरण में छोड़ती हैं। इससे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगते हैं। एयर प्यूरिफायर के बेहतर तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि घर पूरी तरह से सील हो। हमारे देश में ऐसे घर कम ही होते हैं जो पूरी तरह से एयर टाइट हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस तेजी से एयर प्यूरिफायर हवा को साफ करने की कोशिश करेगा, उसी तेजी से प्रदूषित हवा घर में आ जाएगी। अगर एयर प्यूरिफायर खरीदना पड़े तो ऊंचे हेपा यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा महीन कणों को रोकने लायक फिल्टर और हाई क्लीन एयर डिलीवरी रेट हो, तभी एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहिए, क्योंकि यह तभी हवा की गंदगी को साफ कर पाएगा। एयर प्यूरिफायर की पोल्यूशन के हिसाब से 3 से 6 महीने में सर्विसिंग करवानी चाहिए और फिल्टर आदि बदलवाने होते हैं। ऐसा न करने से एयर प्यूरिफायर का कोई फायदा नहीं मिलता। फिलहाल मार्केट में फिलिप्स, यूरेका फॉर्ब्स, हनीवेल, केंट जैसी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर 10 से 90 हजार रुपए में उपलब्ध हैं। और आइए अब बात करते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन से कैसे बचें। आउटडोर एयर पोल्यूशन से घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले सामना होता है। यह ऐसी हवा है जो हालत खराब कर सकती है। अक्सर कई सारी चीजें हम निकलते ही फील करते हैं जो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारक है। और एयर पोल्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्मोक क्या होते हैं। दरअसल गाड़ियों और कारखानों से निकलता हुआ धुआं सुबह होते ही आसपास छाने लगता है और सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। इसके शिकार अक्सर वे लोग होते हैं जो ट्रैफिक में दुपहिया वाहनों या नॉन एसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं। बिजी ट्रैफिक में टू व्हीलर से सफर करने वाले अक्सर स्मोक का शिकार हो जाते हैं। हेलमेट में स्मोक जाकर रुक जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ाता है, जिससे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और अब आपको हम बताते हैं कि आपको स्मोक से कैसे बचाव करना है। शहर में स्मोक कम से कम हो, इसके लिए वाहनों से निकलने वाले धुएं पर तो सरकार को कंट्रोल करना होगा, पर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप अपनी तरफ से किए जाने वाले कुछ उपाय करके ही बचाव कर सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि उन इलाकों से न गुजरें जहां हैवी ट्रैफिक रहता हो। लंबे लेकिन कम ट्रैफिक वाले रास्ते से जाने में भले ही ज्यादा वक्त लगे, लेकिन सेहत पर इसका बुरा असर कम होगा। कोशिश करें कि उन इलाकों से न गुजरें जहां हैवी ट्रैफिक रहता हो। लंबे लेकिन कम ट्रैफिक वाले रास्ते से जाने में भले ही ज्यादा वक्त लगे, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शहर में किस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसके लिए गूगल मैप का भी सहारा ले सकते हैं। लाल रंग से दिख रहे रास्तों से निकलने से बचें। अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनकर ही भीड़ भरे रास्तों पर जाएं। और अब बात फॉग क्या होता है। दरअसल घटते टेम्परेचर और बढ़ते स्मोक की वजह से सर्दियों का फॉग परेशानी खड़ा कर देता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है और बीमार के साथ नॉर्मल लोगों को भी परेशानी हो सकती है। और फॉग से कैसे बचें यह भी जान लीजिए। फॉग अक्सर सुबह या रात के वक्त ही होता है। बेहतर होगा कि इस वक्त बाहर निकलने से बचें और निकलना पड़े तो मास्क लगा लें। जिन दिनों में धूप नहीं निकलती उस दिन फॉग का कहर तगड़ा होता है, इसलिए खास सावधानी बरतें और बाहर जाने से बचें। दमे के पेशेंट फॉग वाले दिनों में इनहेलर साथ लेकर निकलें, जिससे जरूरत पड़ने पर या हालात बिगड़ने पर आप इनहेलर का इस्तेमाल कर सकें। और अब बात स्मॉग की। स्मॉग बहुत जल्दी ही बहुत ही प्रचलित शब्द बन गया है। स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग से मिलकर बना है।
इसका मतलब है कि जब वातावरण में मौजूद धुआं फॉग के साथ मिलकर आपको परेशानी पैदा कर सकने की स्थिति में आ जाए तो उसे स्मॉग कहा जाता है। गर्मियों में वातावरण में पहुंचने वाला स्मोक ऊपर की ओर उठ जाता है, वहीं ठंड में ऐसा नहीं हो पाता। धुएं और धुंध का एक जहरीला मिक्सचर तैयार होता है जो सांसों में पहुंचने लगता है। स्मॉग कई मायनों में स्मोक और फॉग दोनों से ज्यादा खतरनाक होता है। और आइए अब बात करते हैं कि कैसे बचे स्मॉग से। बीमार इंसान हो या हेल्दी, हो सके तो स्मॉग में बाहर निकलने से दोनों को बचना चाहिए। अगर निकलना ही पड़े तो मास्क लगाकर निकलें। सुबह के वक्त काफी स्मॉग रहता है। इसकी वजह अक्सर रात के वक्त वातावरण में जमा धुएं का छट न पाना होता है, जो सुबह की धुंध के साथ मिलकर स्मॉग बना देता है। सर्दियों में ऐसा अक्सर होता है, इसलिए बेहतर होगा कि भोर यानी 5 से 6 बजे की बजाय धूप निकलने के बाद यानी 8 बजे के बाद ही आप वॉक पर जाएं। और अब बात प्रदूषण से बचाने वाली कुछ आदतों के बारे में। सर्दियों में जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा रहता है, वहीं लोग पानी भी कम पीते हैं। यह खतरनाक साबित हो सकता है। दिन में तकरीबन 4 लीटर तक पानी पिएं। प्यास लगने का इंतजार न करें, कुछ वक्त के बाद 1-2 घूंट पानी पीते रहें। घर से बाहर निकलते वक्त भी पानी पिएं। इससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी और वातावरण में मौजूद जहरीली गैसें अगर ब्लड तक भी पहुंच जाएंगी तो आपको कम नुकसान होगा। नाक के भीतर के बाल हवा में मौजूद बड़े डस्ट पार्टिकल को शरीर के भीतर जाने से रोकते हैं। हाइजीन के नाम पर नाक के बालों को पूरी तरह ट्रिम ना करें। अगर नाक के बाहर कोई बाल आ गया है तो आप उसे काट सकते हैं। बाहर से आने के बाद गुनगुने पानी से मुंह को धो लें। आंखें और नाक को भी साफ करें और हो सके तो भाप ले लें। अस्थमा और दिल के मरीज अपनी दवाएं वक्त पर और रेगुलर लें। कहीं भी बाहर जाने पर दवा या इनहेलर साथ ले जाएं और डोज मिक्स न होने दें। ऐसा होने पर अटैक पड़ने का खतरा रहता है। साइकिल चलाने वाले लोग भी मास्क लगाएं। चूंकि वे हेलमेट नहीं पहनते, इसलिए उनके फेफड़ों तक बुरी हवा आसानी से पहुंच जाती है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। और अगर आप भी प्रदूषित हवा से लड़ने के लिए कुछ उपाय अपना रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट बहुत सारे लोगों को फायदा कर सकते हैं। और वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे प्रदूषण से लड़ने के आयुर्वेदिक उपाय, योग कितना कारगर और मददगार हो सकता है प्रदूषण से लड़ने में, घरेलू प्रदूषण को दूर करने के उपाय, और साथ में हम ऐसे पौधों के नाम बताएंगे जो आपके घर को वायु प्रदूषण से बचा सकेंगे। धन्यवाद। है। इससे जाहिर होता है कि भारत की अपेक्षा दूसरे देश स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर PM 2.5 की बात करें तो इस सूची में शीर्ष 14 शहर भारत के हैं। इनमें कानपुर पहले, फरीदाबाद दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि WHO की पिछली रिपोर्ट में सिर्फ दिल्ली और आगरा ही इस सूची में शामिल थे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि अगर प्रति क्यूबिक मीटर हवा में PM 2.5 का स्तर 60 से ज्यादा पाया जाता है तो यह प्रदूषण को प्रदर्शित करता है और भारत में प्रदूषण की स्थिति काफी भयावह होती जा रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए अब जानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM 2.5 के कण क्या हैं। दरअसल PM10 और PM 2.5 एक प्रकार के निलंबित कणीय पदार्थ यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या SPM है। इनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर तथा 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कण PM10 कहलाते हैं, जबकि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कण PM 2.5 कहलाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ आकार का अर्थ उस कण के व्यास से है। जब हम कहते हैं कि PM10 तो इसका मतलब होता है उस कण का व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम है। ये कण सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं। मौजूदा वक्त में भारत में PM10 और PM 2.5 की स्थिति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। इसके अलावा एक और प्रदूषक भारत के लिए समस्या बनता जा रहा है, जिसे फोटोकेमिकल स्मॉग यानी प्रकाश रासायनिक कोहरा कहते हैं। इसका प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, लेकिन जब यही गैस धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ की अंतःक्रिया से होता है। पिछले वर्षों में
भारत की राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण ही स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही PM10 और PM 2.5 जैसे कणों की सांद्रता सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। आइए जानते हैं कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के तहत नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 39F में बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर मुहैया कराने की चर्चा है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता देगा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की बात कही गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें भी स्वच्छ पर्यावरण की संकल्पना निहित है। MC मेहता बनाम भारत संघवाद में यह व्यवस्था दी गई थी कि स्वस्थ पर्यावरण और स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही निहित है। इसके अलावा सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकारवाद में भी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को आधारभूत मानव अधिकार माना गया है और इसे जीने के अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। संवैधानिक प्रावधानों से पता चलता है कि संविधान निर्माता नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कितने दृढ़ संकल्प थे। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण को कम करने में स्वच्छ भारत अभियान की क्या भूमिका है। हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने न केवल जमीनी स्तर पर सफाई की योजना बनाई बल्कि वायु प्रदूषण के स्तर का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने की भी पहल की है। वर्ष 2014 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक लॉन्च किया, जिसके तहत वायु में प्रदूषण के स्तर को जानने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम यानी NAMP चला रही है। इसके तहत देश भर में 683 मॉनिटरिंग स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं जो 300 शहरों में स्थित हैं। इन स्टेशंस पर 5 वायु प्रदूषकों PM10, PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 तथा ओजोन यानी O3 की मॉनिटरिंग की जाती है। इन मॉनिटरिंग स्टेशंस का उद्देश्य वायु की गिरती गुणवत्ता की शीघ्र पहचान करना है ताकि उसका उपचार किया जा सके। इस मॉनिटरिंग में कई अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण समिति इत्यादि। पर्यावरण विभाग की माने तो इन मॉनिटरिंग स्टेशंस की सहायता से वायु की गिरती गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2016 की तुलना में 2017 और 2018 में PM10 और PM 2.5 के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। इन्हीं परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने BS4 से BS6 में छलांग लगाई है। आपको बता दें कि BS भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड से लिया गया है, जो वाहनों या दूसरे इंजनों से होने वाले प्रदूषक उत्सर्जन मानकों को प्रदर्शित करता है। इससे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की सीमा तय होती है। उदाहरण के लिए BS4 में सल्फर की उत्सर्जन सीमा 50 ppm है, जबकि BS6 में सल्फर की उत्सर्जन सीमा 10 ppm है। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भी पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की निगरानी कर सरकार और प्रशासन को सचेत करता रहता है। अब जानते हैं कि भारत में पर्यावरण के लिए काम कर रही NGT क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत सरकार की एक विशिष्ट निकाय है जो पर्यावरण से संबंधित विवादों का निपटारा करती है। इसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई है। यह निकाय पर्यावरण के मसलों पर समय समय पर आदेश भी जारी करती रही है। वर्ष 2011 में UPA सरकार के द्वारा अडानी समूह को आवंटित कोयले की खान का आवंटन रद्द करना और 2014 में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश से लगे यमुना नदी की 52 किलोमीटर लंबाई को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना NGT के महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर दिल्ली तथा अन्य शहरों में प्रदूषण को लेकर भी NGT आदेश जारी करती रही है। आइए आपको बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि वैश्विक समुदाय जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वायु प्रदूषण पर भी बार बार चिंता जाहिर करता रहा है। इसी क्रम में 2016 में दुबई में पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वाहनों और कारखानों से उत्सर्जित धुएं और विभिन्न कारणों से हवा में मौजूद धूल कण पर चिंता जाहिर की गई थी।
इसी तरह पिछले वर्ष नवंबर में पोलैंड के शहर क्रेको में ग्लोबल क्लीन एयर समिट संपन्न हुआ था, जिसमें वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की गई। वायु प्रदूषण के कारण उभर रही स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया गया था। आपको यह भी बता दें कि WHO की जिस रिपोर्ट के बारे में हम इस आर्टिकल में चर्चा कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए WHO ने इसी वर्ष अक्टूबर में विश्व समुदाय की एक बैठक बुलाई है। इस सम्मेलन में वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य पर चर्चा की जाएगी। यह अब तक का पहला सम्मेलन होगा जिसमें वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर करने के लिए पूरा विश्व समुदाय एक साथ जुटेगा। अब सवाल है कि वायु प्रदूषण से संबंधित भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। दरअसल भारत के समक्ष वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। दशकों से भारत में वायु प्रदूषण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 25 लाख लोगों की मौत हो गई और इस मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। एक वर्ष में 25 लाख मौत पूरे विश्व में हुई मौतों का 28% है। यह इस लिहाज से भी चिंता का विषय है कि इनमें मरने वाले 30% लोगों की मौत असामयिक यानी कम उम्र में ही हो गई। अगर गौर करें तो देश में व्यापक स्तर पर हो रही मौतें न केवल वायु प्रदूषण से हो रही हैं, बल्कि जल प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, भूखमरी और गरीबी से भी हो रही हैं। जाहिर है कि ये सभी समस्याएं लोगों से उनके जीने के संवैधानिक अधिकार छीन लेती हैं। इससे न केवल किसी परिवार को बहुत बड़ी क्षति से गुजरना होता है, बल्कि देश को इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। इन समस्याओं का एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि एक तरफ हमारा देश विश्व में सबसे युवा है, लेकिन लोगों की असामयिक मौतों से हमारे देश को जनांकीय लाभांश नहीं मिल पा रहा। जाहिर है इससे देश की GDP को हर साल बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे में सवाल है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। दरअसल हमारे देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ लोगों में प्रदूषण के कारण हो रही मौतों की जानकारी का अभाव है। दरअसल सड़कों पर जितनी गाड़ियां होंगी, प्रदूषण उतना ही ज्यादा परेशान करेगा। राजधानी दिल्ली में चर्चित ऑड इवन फॉर्मूला वाहनों की संख्या को कम करने का ही एक प्रयोग था। लिहाजा सबसे पहले सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने की जरूरत है। इस मामले में हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत है, जहां न्यूयॉर्क शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है और वहां लोग सड़कों पर पैदल ही चलते हैं। आपको बताते चलें कि वर्ष 1952 में लंदन में भी वही हालात पैदा हो गए थे जो पिछले दिनों दिल्ली में देखे गए, जब पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अपनी कुशलता का परिचय देते हुए वहां ब्रिटेन की सरकार ने हालात पर काबू पा लिया था। इसलिए भारत को भी अपनी कुशलता का परिचय देते हुए ठोस नीतियां बनानी होंगी। ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिसमें न केवल वाहनों की संख्या कम हो, बल्कि उससे उत्सर्जित होने वाले प्रदूषकों को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा मीडिया को भी इसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। मीडिया के जरिए देश में जागरूकता फैलाने के लिए समय समय पर प्रदूषण से संबंधित रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि लोग पर्यावरण के मसले पर सरकार से सवाल कर सकें। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों को आगे आना होगा, ताकि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, वह इस मसले पर बेहतर नीतियां बना सके। हमारी सरकारों को समझना होगा कि नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, जो देश की उन्नति के लिए भी बेहद जरूरी है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल है, वैश्वीकरण के युग में जहां भारत जैसे विकासशील देश को एक ओर आर्थिक विकास की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं को एक चुनौती के रूप में पेश किया जाता रहा है। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मनुष्य को जीवन देने वाली हवा को आज चारों ओर फैल रहे प्रदूषण ने इतना प्रदूषित कर दिया है कि सांस लेने के लिए साफ हवा भी मयस्सर नहीं है। बढ़ते हुए कल कारखाने, सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती गाड़ियों का धुआं, संयंत्रों में कोयले की बढ़ती खपत, ये सभी मिलकर हवा में प्रदूषण को बढ़ाते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत में ही हैं। प्रदूषण के महीन कण PM 2.5 की मात्रा भारतीय शहरों में चीन के मुकाबले ज्यादा है। प्रदूषण के यही महीन कण सांस की बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। एक अन्य अध्ययन बताता है कि भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहां हवा की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों से कहीं कम है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के बारे में अगर लोगों को पहले से जानकारी दी जाए तो प्रदूषण से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हवा की गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को विभिन्न स्तरों पर दिखलाया जाता है। दुनिया के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता के इंडेक्स के माध्यम से लोगों को इस बारे में पहले से सूचित किया जाता है कि इस दिन हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी होगी। इंडेक्स में 8 प्रदूषक तत्वों के आधार पर विभिन्न रंगों के माध्यम से हवा की गुणवत्ता को एक पैमाने पर दर्शाया जाता है, जिसमें स्वच्छ हवा से लेकर संतोषप्रद और बेहद खराब प्रदूषित हवा को दिखलाया जाता है। इसी के आधार पर ये तय किया जा सकता है कि कौन सा समय बाहर निकलने के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से ये जानकारी उन लोगों के लिए जो सांस की बीमारियों से ग्रस्त हैं या बुजुर्ग और बच्चे हैं, खास महत्व की है। फिलहाल भारत के 10 शहरों में हवा की गुणवत्ता बताने की ये व्यवस्था लागू की जा रही है। सितंबर तक 46 शहर और जुड़ जाएंगे। निश्चित रूप से ये एक कारगर तरीका है, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन को कुछ अन्य इंतजाम भी करने पड़ेंगे। DD न्यूज़। वायु इस धरती पर जीवित प्राणियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। कह सकते हैं कि जीवन का आधार ही वायु है, लेकिन आज हमने वायु को हद से ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। इसलिए आज वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है। हमारे वायुमंडल में मौजूद वायु का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानव वायु के बिना 5 से 6 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता है। आइए हम वायु प्रदूषण से बचने के उपायों को समझें ताकि इससे होने वाली समस्या से बचा जा सके। 1. वनों की हो रही अंधाधुंध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं व प्रत्येक मानव को चाहिए कि वनों को नष्ट होने से रोके व वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले। 2. शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। 3. कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लाने के लिए बाध्य करना चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाएं। 4. जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जाए। 5. वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। 6. ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिसके उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए व धुआं कम से कम निकले। 7. निर्धूम चूल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीकी को प्रोत्साहित कर इसे और ज्यादा उन्नत एवं सुलभ बनाना चाहिए। 8. शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। 9. इन सभी चीजों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों में इसके प्रति चेतना एवं जागृत फैलाई जानी चाहिए। 10. इसकी जानकारी व इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। वायु इस धरती पर जीवित प्राणियों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। कह सकते हैं कि जीवन का आधार ही वायु है, लेकिन आज हमने वायु को हद से ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। इसलिए आज वायु प्रदूषण हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है। हमारे वायुमंडल में मौजूद वायु का होना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए वायु रहित स्थान पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि मानव वायु के बिना 5 से 6 मिनट से अधिक जिंदा नहीं रह सकता है। आइए हम वायु प्रदूषण से बचने के उपायों को समझें ताकि इससे होने वाली समस्या से बचा जा सके। 1. वनों की हो रही अंधाधुंध अनियंत्रित कटाई को रोका जाना चाहिए। इस कार्य में सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं व प्रत्येक मानव को चाहिए कि वनों को नष्ट होने से रोके व वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग ले।
2. शहरीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए गांवों व कस्बों में ही रोजगार व कुटीर उद्योगों व अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। 3. कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लाने के लिए बाध्य करना चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाएं। 4. जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जाए। 5. वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुएं को ऐसे समायोजित करना होगा जिससे कि कम से कम धुआं बाहर निकले। 6. ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाए जिसके उपयोग करने से उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए व धुआं कम से कम निकले। 7. निर्धूम चूल्हे व सौर ऊर्जा की तकनीकी को प्रोत्साहित कर इसे और ज्यादा उन्नत एवं सुलभ बनाना चाहिए। 8. शहरों नगरों में अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज को सभी जगह बढ़ावा देना चाहिए। 9. इन सभी चीजों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों में इसके प्रति चेतना एवं जागृत फैलाई जानी चाहिए। 10. इसकी जानकारी व इससे होने वाली हानियों के प्रति मानव समाज को सचेत करने हेतु प्रचार माध्यम जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना चाहिए। नमस्कार, मैं आर.एस. अतरोडिया आपका स्वागत करता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है और औसत उम्र में 2.5 साल, जीवित रहने की अवधि में 5.3 साल की कमी आई है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर बोस्टन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में वायु प्रदूषण एक साल में करीब 12 लाख लोगों की मौत का तीसरा बड़ा कारण है और विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वायु प्रदूषण हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा वर्तमान पर्यावरणीय खतरा बन गया है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 हमारे देश के हैं। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम शहर हैं जो इससे ग्रसित हैं। वायु प्रदूषण अक्सर दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य हत्यारा है और ये केवल हमें ही नहीं बल्कि जानवर, फसल, शहर, वन, तालाब, नदी और समुद्र के साथ साथ जलीय जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। साफ सामान्य हवा में कई प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसें होती हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें हमें जीवित रहने के लिए मौजूद 21% प्राणवायु ऑक्सीजन का रोल ही मुख्य होता है। ऑक्सीजन की मात्रा और दबाव कम या ज्यादा होना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। वाहनों, औद्योगिक इकाइयों, तेल शोधक कारखानों, आणविक संयंत्रों तथा कोयले, खेतों और जंगलों के पेड़ पौधे जलने से निकलने वाले धुएं, धूलकण और गैसों के कारण हवा में मौजूद गैस का अनुपात बिगड़ जाता है और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बढ़ जाते हैं जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा का तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान पलटना कहते हैं। प्रदूषण आमतौर पर जमीनी स्तर पर उत्पन्न होता है और ये टेम्परेचर इन्वर्जन जमीन पर प्रदूषण जैसे स्माग या धुंध को रोकने में सहयोग करता है। प्रदूषित वायु में पार्टिकुलेट मैटर या पीएम या प्रदूषण कण धूल, पराग, कालिख, गंदगी, धुआं और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर या पीएम के अलावा ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं जो मुख्य रूप से हवा को प्रदूषित करती हैं। पीएम 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के होते हैं और पीएम 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। इन्हें मानव बाल के व्यास के आकार के साथ की गई तुलना के चित्र से समझा जा सकता है। ये पीएम 10 और पीएम 2.5 ही वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के कारण खांसी, जुकाम से लेकर अस्थमा और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां तक होने का खतरा होता है। साथ ही बुद्धिमत्ता के स्तर को घटाने में भी ये सहयोग करते हैं। वायु प्रदूषण से बचने के अनेक उपायों में से एक पुराना, प्राकृतिक और सरल उपाय है वृक्षारोपण करना, वनों का संरक्षण करना। क्योंकि जिस रफ्तार से पेड़ काटकर कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं
उस रफ्तार से पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे वातावरण में फैलने वाले प्रदूषण को न सिर्फ रोकने में सहायक होते हैं, बल्कि इनके पत्ते प्रदूषण को सोखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो घरों के गमलों में रहकर भी वायु प्रदूषण को सोखकर ऑक्सीजन में बदल देते हैं। हवा में ऑक्सीजन की 21% मात्रा को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है सघन वृक्षारोपण। स्वस्थ पर्यावरण में ही हम अच्छा और ज्यादा विकास कर सकते हैं। पर्यावरण को साफ और हरा रखिए, स्वस्थ रहिए और अंत में हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, पर हवा को सांस लेने लायक तो बना ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।